हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अर्पित अग्रवाल, फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन, आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। तो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अपना रोटेशन वाले चैप्टर से है, जैसे कि आपको देख के पता भी लग रहा होगा। ये वाला जो सवाल है वो जेईई का ही सवाल है। साल 2016 में पेपर 2 में ये आया था। एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ये वाला जो सवाल है ना, जेई के इतिहास का सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है। मतलब इससे ज्यादा टफ प्रॉब्लम आज तक जेई ने नहीं पूछा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें सॉल्यूशन को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। साथ ही में जेई ने इस क्वेश्चन के दो आंसर दिए थे। मतलब किसी बच्चे ने बी और डी दोनों ऑप्शन मार्क कर रखे हैं, उसको भी पूरे नंबर है। या किसी बच्चे ने केवल डी ऑप्शन मार्क कर रखा है, उसको भी पूरे नंबर है। इसका ये मतलब नहीं कि सवाल गलत है, सवाल तो बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। देखो, मेरा मकसद केवल इस सवाल को सॉल्व करना ही नहीं है। सवाल तो मैं सॉल्व कर दूंगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज की अपन को रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हैं कि वो आपके इस चैप्टर के, किस चैप्टर के, इस रोटेशन वाले चैप्टर के मिसकंसेप्शन को क्लियर करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि जे के लेवल के ही बियॉन्ड है, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है। अगर आप पूछ लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बहुत ही इजी वे में कन्वे कर सकूं। तो मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहता हूं। इस वीडियो को तो मैं ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की तरह ट्रीट मत करना। इस वीडियो को तो मैं ना एक लेक्चर की तरह ट्रीट करना। क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम में जो जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो जो थ्योरी रिक्वायर्ड है ना, उनको मैं पहले डिस्कस करूंगा। ताकि जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं ना, तो आपको कोई भी चीज नई ना लगे। तो बस मेरे से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने बोला कि ये वाला जो वीडियो एक लेक्चर की तरह तुम ट्रीट करना। तो वीडियो का जो लेंथ है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो पेशेंटली इस वीडियो को देखना, साथ ही में नोट्स जरूर बनाना। क्योंकि अगर तुम नोट्स बनाओगे ना, तो तुम्हें चीजें बढ़िया तरीके से समझ आएगी। और ये तुम्हें अश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर जेई ऐसा कुछ दोबारा पूछता है, तो तुम उसको करने के काबिल रहोगे। तो चलो इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, पहले अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिलेटेड है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक बार मैं लिख देता हूं पूरा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें हो क्या रहा है देखो तुम। ये बेसिकली अपने पास दो डिस्क है, ठीक है। एक ये मासलेस रॉड है। तो अब ये जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। उसको मैंने ओमेगा एस से डिनोट करा है। ओमेगा एस मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको बेसिकली स्पिन एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। मतलब बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम भी रहा है। मतलब ये ऐसे स्पिन भी कर रहा है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम भी रहा है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो तुम्हारा डिस्क है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। किधर, इस फिक्स सरफेस पर, ठीक है। किधर, इस फिक्स सरफेस पर। तो अब तुम देखो इधर, अगर ये फिक्स सरफेस पर हो रहा है, तो रिजिड बॉडी का जो भी पॉइंट तुम्हारा इस फिक्स सरफेस के टच में होगा, तो उस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब भी अपन क्या बोलेंगे, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और वी बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब बात अपन किसी कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन होता क्या है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन वो एक्सिस होती है कि उस एक्सिस के अबाउट किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर जो पूरी की पूरी जो रिजिड बॉडी है ना, वो प्योर रोटेशन परफॉर्म करे। दूसरी मेन बात, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन पर रिजिड बॉडी का कोई भी जो पॉइंट होगा ना,
वो तुम्हारा रेस्ट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को 2 पॉइंट मिल चुके हैं रिजिड बॉडी पर, जिनका वेलोसिटी क्या है इस स्पेसिफिक मोमेंट पर, वो 0 है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू जोड़ दूं तो वो वाली लाइन क्या होगी मेरी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन होगी। तो ये कौन सी लाइन है मेरी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन। ठीक है भाई। दूसरी मेन बात कि जो तुम्हारी इस रिजिड बॉडी की जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी शुड बी along इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे सपोज वो क्या है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा बोल रहा हूं। ठीक है। ये मेरी नेट एंगुलर वेलोसिटी है। सपोज मेरे को इस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट की स्पीड चाहिए। तो जैसे सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी बोल रहा हूं। तो इस पॉइंट पी की मेरे को किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर स्पीड चाहिए। तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो तुम देखो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन वाली लाइन पर। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सपोज इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, एक्स आ रही है। तो पॉइंट पी की जो स्पीड होगी इस स्पेसिफिक मोमेंट पर वो तुम्हारे एक्स ओमेगा के बराबर होगी। ठीक है भाई। मैं तुम्हें दोबारा बोल देता हूं, जैसे मैंने क्या क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन पर रिजिड बॉडी के जो भी पॉइंट होंगे ना, वो तुम्हारे रेस्ट पर होने चाहिए। ठीक है। और जो तुम्हारे रिजिड बॉडी की जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के अलग होनी चाहिए। और रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट की मैंने स्पीड को लिखने का मैंने तुम्हें तरीका भी बता दिया है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ये बेसिकली एरोड्रोम में था। ठीक है। तो इसमें क्या है, कोन है जो कि इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ऐसे भी घूम रहा है। तो इसको मैंने ओमेगा एस बोल दिया, और इस एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है उस एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा ओ बोल दिया है। ठीक है। दोबारा प्रॉब्लम में ऐसे ही बोला गया है कि ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन फिक्स सरफेस। तो मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन वाली लाइन फाइंड आउट करनी है। तो अब तुम देखो, रिजिड बॉडी का ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारे फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है। तो फिक्स सरफेस तो मूव नहीं कर रही है, तो रिजिड बॉडी का वो वाले पॉइंट का भी जो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब इस वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो 0 है इस स्पेसिफिक मोमेंट पर। और ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, वो तो हरदम इससे अटैच है, तो इसका वेलोसिटी तो हरदम 0 ही रहेगा। तो वी ए का वैल्यू भी कितना है, 0 है। तो मेरे को 2 पॉइंट मिल चुके हैं रिजिड बॉडी पर जिनका वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू जोड़ दूंगा तो वो वाली लाइन कौन सी होगी मेरी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन होगी। और जो मेरी नेट एंगुलर वेलोसिटी है इस रिजिड बॉडी की, वो इस वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए इस स्पेसिफिक मोमेंट पर। तो ये अपना पहला कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलो यार अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो जो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो इस बात पर है, तो जब भी मैं सीएम फ्रेम लेता हूँ, मतलब मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम को मैं 2 तरीके से ले सकता हूँ। पहला तरीका वो ट्रांसलेटरी सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम हो, दूसरा तरीका वो रोटेटरी सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम हो। तो दोनों में क्या अंतर है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे, और ये अपन एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि अपने को आसानी से समझ आ जाए। बहुत ही आसान सा है। तो पहले तो हेडिंग लिख लो, डिफरेंस बिटवीन सीएम फ्रेम being rotatory
एंड ट्रांसलेटरी फ्रेम। तो इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अपने पास ये रॉड है, ठीक है, तो दो केसेस ले रहा हूं मैं, दोनों पे अपन ने रॉड बना दी है। ये दोनों इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट ओ बोल रहा हूं, ठीक है। जो रॉड का दूसरा वाला एंड है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर है जो कि मैं सेंटर ऑफ मास से अटैच कर रहा हूं, तो कोई ऑब्जर्वर है उसको मैं सेंटर ऑफ मास से अटैच कर रहा हूं। यहाँ पर भी मैंने उसको सेंटर ऑफ मास से अटैच कर दिया, ठीक है। और ये जो रॉड है ना वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इस प्लेन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इधर भी और इधर भी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है मेरी, कांस्टेंट है, ये ओमेगा, ये भी ओमेगा, ठीक है। इस वाले केस में जो तुम्हारा सीएम फ्रेम है ना वो ट्रांसलेटरी वाला है, इस वाले केस में जो तुम्हारा सीएम फ्रेम है वो रोटेटरी वाला है। तो इस वाले केस में वो ट्रांसलेटरी वाला है और इस वाले केस में वो रोटेटरी वाला है। क्या अंतर है बताता हूं अभी, ठीक है। इस वाले केस में जो पर्सन की जो आई है, मतलब जो ऑब्जर्वर की जो आई है जो कि सेंटर ऑफ मास से अटैच है, तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है ना वो हरदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेंटेन है, ठीक है। इस वाले केस में जो पर्सन की जो आई है ना तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है ना वो हरदम पॉइंट ए की तरफ है, ठीक है। तो इस वाले केस में वो ट्रांसलेटरी वाला है, इस वाले केस में वो रोटेटरी वाला है। अंतर समझाता हूं अभी। तो जैसे सपोज कुछ देर के बाद जो रॉड है वो रोटेट कर जाएगी, तो रॉड अपनी रोटेट कर गई है, ठीक है। तो पॉइंट ए जो है वो इधर आ गया, ये अपना जो ऑब्जर्वर था जो कि सेंटर ऑफ मास पर अटैच था इधर है, और इसका जो लाइन ऑफ साइट है जैसे कि मैंने बोला था ये हरदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मेंटेन है। तो इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो हरदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेंटेन है। तो जैसे सपोज कुछ देर के बाद जो रॉड है वो थीटा एंगल घूमी है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट ए है ना वो थीटा एंगल घूम गया है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पॉइंट ए की एंगुलर वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी है, ओमेगा है, वो जीरो नहीं है, क्योंकि इस वाले केस में जो सीएम फ्रेम है ना वो ट्रांसलेटरी वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकता हूं मैं कि रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ओमेगा है, अगर तुम सीएम फ्रेम को ट्रांसलेटरी फ्रेम मान रहे हो तो, ठीक है। इस वाले केस में तुम देखो कुछ देर के बाद जो रॉड है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि ऑब्जर्वर का जो लाइन ऑफ साइट है वो हरदम पॉइंट ए की तरफ है, तो पॉइंट ए जो है वो अपना इधर है, तो पर्सन का जो लाइन ऑफ साइट है वो ए की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पर्सन का जो लाइन ऑफ साइट है ना वो भी रोटेट हो रहा है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो हेड है ना वो भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है, जैसे सपोज कुछ देर के बाद जो रॉड है वो थीटा एंगल घूम गया है। तो इस वाले केस में जो तुम्हारा पॉइंट ए है ना वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है। इस वाले केस में जो तुम्हारा पॉइंट ए है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। जब तुम सेंटर ऑफ मास को रोटेटरी फ्रेम मान रहे हो तो पॉइंट ए जो है ना वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इस रोटेटरी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो जीरो है। तो अगर ट्रांसलेटरी मान रहा हूं तो ओमेगा आ रही है, अगर मैं रोटेटरी मान रहा हूं तो वो जीरो आ रही है, तो दोनों में अंतर है। अब क्वेश्चन में बेसिकली बस सीएम फ्रेम ही बोला जाता है। अगर वो सीएम फ्रेम ही बोला जाता है तो बेसिकली सीएम फ्रेम है क्या, एक पॉइंट ही था बेसिकली। तो पॉइंट जो है ना वो रोटेट नहीं करता है, तो पॉइंट को तुम्हें एक ट्रांसलेटरी फ्रेम ही मानना पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास को फ्रेम को तुम्हें एक ट्रांसलेटरी फ्रेम ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको तुम रोटेटरी फ्रेम नहीं मान सकते, तो इसको लिख लेना।
इसमें पॉइंट ए हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू cm फ्रेम। इसमें पॉइंट ए हैज नो एंगुलर वेलोसिटी with respect to cm frame। ठीक है, और एक और चीज लिख लेना, बाय डेफिनेशन cm frame is translatory frame। मतलब तुम इसको रोटेटरी फ्रेम नहीं मान सकते, क्योंकि सीएम फ्रेम बेसिकली एक पॉइंट ही होगा और पॉइंट रोटेट नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट है, यही रीजन है उस सवाल के दो आंसर होने का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। चलो यार अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर अपन आते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको वो मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। तो इसमें अपन के पास एक रॉड है जो कि कोनिकल पेंडुलम टाइप मोशन परफॉर्म करिए। कोनिकल पेंडुलम टाइप मोशन कैसे, मतलब जैसे ये रॉड है तो रॉड ऐसे मोशन परफॉर्म कर रही है, और जो रॉड है ना वो हरदम इस वाली एक्सिस से थीटा एंगल ही मेंटेन कर रही है। ठीक है भाई, ये ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, जो रॉड है ना वो इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जो रॉड है उसका मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास पाया जा रहा है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, वो m/l हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को पॉइंट O के अबाउट, मेरे को पॉइंट O के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, ये जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी है इस तरफ, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये ओमेगा क्या अपने पास कांस्टेंट है जो कि इस एक्सिस के अलोंग है। तो अपन को जो फाइंड करना है वो रॉड का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है पॉइंट O के अबाउट। ठीक है, तो करते हैं। तो यहां पर तुम देखो, रॉड का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बस हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो ये अपने पास रॉड थी, इस पॉइंट O के अबाउट अपने को क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। मैं क्या करूंगा, यहां से r डिस्टेंस दूर एक ऐसे कट लगा दूंगा जिसका लेंथ कितना होगा, dr होगा। तो इस छोटी सी लेंथ में जो मास पाया जाएगा वो छोटा सा ही होगा। मतलब बेसिकली इसको मैं एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास कितना लिखूंगा मैं, तो मास हो जाएगा बेसिकली मेरा मास पर यूनिट लेंथ जो कि m/l है, इनटू उसकी लेंथ जो कि dr के बराबर है। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये किस रेडियस पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा वो ये अपन निकाल लेते हैं। तो तुम देखो, ये वाला एंगल अपने को थीटा दे रखा है, तो ये जिस रेडियस पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसको मैं r sin थीटा तो लिख ही सकता हूं। ठीक बात है। अब मेरे को इस एलिमेंट्री पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए पॉइंट O के अबाउट, तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को वेलोसिटी भी रिक्वायर्ड होगी कि इस एलिमेंट्री पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी मैं डायरेक्टली ओमेगा r sin थीटा लिख सकता हूं, और ये वेलोसिटी किधर होगी, ये वेलोसिटी आपकी तरफ होगी। इस एलिमेंट्री पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी तरफ होगी इस इंस्टेंट पर। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं पॉइंट O के अबाउट।
तो जो मेरा डीएल वेक्टर होगा, मतलब इस एलिमेंट्री पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा पॉइंट ओ के अबाउट, उसको मैं डीएल वेक्टर ले रहा हूं, वो क्या होगा, डीएम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और ये आर वेक्टर क्या होगा, बेसिकली इस एलिमेंट्री पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब तुम देखो, आर वेक्टर ऐसे है, वी वेक्टर ऐसे है, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री का। ठीक है भाई। दूसरी मेन बात, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो सेम डायरेक्शन में होगा। तुम देख लो, आर वेक्टर तो हरदम ऐसे ही आएगा, और हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इस इंस्टेंट पर वो बाहर की तरफ ही होगी। तो मतलब जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए, वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। और वो डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम देखो, आर वेक्टर ऐसे, वी वेक्टर आपकी तरफ आता होगा, तो किधर पॉइंट आउट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये तुम्हारा बेसिकली एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, वो बेसिकली रॉड के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है। तुम देख लो, तुम्हारा ओमेगा वेक्टर ऐसे था, तुम्हारा एल वेक्टर ऐसे था, तो कोई जरूरी नहीं होता है कि प्योर रोटेशन में तुम्हारा ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। ओमेगा वेक्टर एंड एल वेक्टर आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है। जब मैं पॉइंट ओ की बात कर रहा हूं, तो निकाल लेते हैं यार ये एंगुलर मोमेंटम भी। तो मेरे को तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या होगा, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। अब ये तो बेसिकली मेरा वेक्टर समेशन है, लेकिन ये वेक्टर समेशन मेरा स्केलर समेशन में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा स्केलर समेशन में, क्योंकि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट ओ के अबाउट, वो सेम डायरेक्शन में, इससे बदल जाएगा। तो बस मेरे को तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्शन तो मेरे को पता है। तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ मैं डी एम आर वी साइन 90, मतलब डी एम आर वी, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर वी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की वैल्यू कितनी है, एम बाई एल इंटू डी आर इंटू आर। वी का वैल्यू कितना था, वी का वैल्यू था ओमेगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पर तुम देखो, तुम्हारा एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी आर बचेगा बस। और आर तुम्हारा कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर एल तक वेरी कर रहा है, तो जीरो से लेकर एल तक वेरी कर रहा है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व यार। क्या आएगा, बेसिकली ये आएगा अपने पास एम बाई एल ओमेगा साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, और आर तुम्हारा जीरो से लेकर एल तक वेरी कर रहा है। ये आएगा अपने पास एम बाई एल इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा अपने पास एल क्यूब बाई 3। तो ये आ रहा है अपने पास एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम आ रहा है पॉइंट ओ के अबाउट इस रॉड का। मेन बात तो ये थी कि जो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर है और जो तुम्हारा एल वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी तो मैंने तुमसे पूछा कि पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस रॉड का, वो तुमने फाइंड कर लिया। ठीक है, वो इतना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, या डायरेक्टली लिख लो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। तो इसको तो क्या लिख दोगे, प्योर रोटेशन के केस में, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारी रॉड है वो प्योरली रोटेट कर रही है, तो प्योर रोटेशन के केस में ऐसे लिख सकते हो आई अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा वेक्टर। और आई अबाउट एक्सिस कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा वेक्टर। तो यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो इस तरफ आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो इसके बराबर है। तुम्हारे पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो तुम्हारा इसके बराबर है। यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो ये बेसिकली कब होता है, ये जब होता है जब तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एसिमेट्रिक हो। क्या होगा, जब तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्या हो, तुम्हारा एसिमेट्रिक हो। ये सब क्यों हो रहा है, अबाउट एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर के अलोंग हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। सपोज अपना जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक हो जाए, मतलब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। तुम देख लो इस एक्सिस के अबाउट, अब यहाँ पर दो रोड है, एक तो ये वाली रोड है और एक ये वाली रोड है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब मैं फाइंड करता हूं कि बताओ पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आ रहा है। तो इस रॉड का मैं निकाल लूंगा, इस रॉड का मैं अलग निकाल लूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, मैं वेक्टर समेशन कर दूंगा। तो निकालने की कोशिश करता हूं। तो इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इस तरफ आएगा, जिसको मैं एल वेक्टर लिख लेता हूं। तो एल वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा अपने पास है एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। ये मैंने निकाल रखा था। इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो तुम्हारा इस तरफ आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है, इसका और इसका जो वेक्टर समेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस कंपोजिट रॉड अबाउट दिस पॉइंट। तो फाइंड करते हैं। तो अब तुम देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तुम्हारा जो इस एक्सिस के अलोंग जो एल वेक्टर के कंपोनेंट है वो तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, और जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या कंपोनेंट आएंगे, वो आएंगे तुम्हारे पास एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, तो इसलिए मैं इंटू 2 कर दे रहा हूं। और जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो तुम्हारा नेट एंगुलर मोमेंटम आ रहा है पॉइंट ओ के अबाउट इस कंपोजिट रॉड का, वो कितना आ रहा है तुम्हारा, वो आ रहा है तुम्हारा 2 ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, ये आ रहा है। अब यहां पर तुम देखो जो तुम्हारा पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर के अलोंग ही आ रहा है। यहां पर तुम्हारा जो एलो वेक्टर है और जो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है। वो इसलिए है क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक है। तुम देखो, तुम एक और चीज कैलकुलेट करो, इस एक्सिस के अबाउट है ना, तुम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो। तो इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या आएगा, तो ये प्योरली रोटेट कर रहा है, ये तो तुम्हें पता है। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, वो आई अबाउट द एक्सिस इंटू ओमेगा वेक्टर। तो क्या होगा, ये अपने पास हो जाएगा। तो एक तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, एक इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और उनको मैं डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकता हूं। तो इसकी वजह से एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वजह से भी एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा।
तो टोटल कितना हो जाएगा 2ml² sin स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा वेक्टर। तो ये अपने पास क्या आ गया, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया इस कंपोजिट रॉड वाले सिस्टम का। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है और पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम आ रहा है। तो कब होगा ये, जब तुम्हारा एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो तुम्हारा सिमेट्रिक हो। ये कब हो रहा है तुम्हारा, अबाउट एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, और बेसिकली मैं ज्यादा डिस्कस करना चाहता नहीं हूं इधर, ये वाला जो आ रहा है ना अपने पास एंगुलर मोमेंटम, ये इसका वन ऑफ द कंपोनेंट ही है। मैं ज्यादा डिस्कस करना चाहता नहीं हूं इधर, मैं उसको अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर तुम्हारा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो और उस एक्सिस पर तुम कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहो तो तुम उसको इससे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हो। बस जो तुम्हारा जो सिस्टम होना चाहिए ना वो प्योरली रोटेट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। चलो यार, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जेई के बियॉन्ड है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला भी था कि एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि जेई के बियॉन्ड होगा, लेकिन अब सवाल आ गया है तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में कन्वे करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। जो जो इंपॉर्टेंट बात है ना वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को भी देख ही लेते हैं। जैसे कि मेरे को पता है, आप लोगों को पता होगा ही कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब आप थोड़ी बढ़िया मैकेनिक्स की बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है और इसको अपन 3x3 वाली मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है और इसको अपन 3x3 वाली मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखते हैं अपन आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। तो ये 3x3 वाली मैट्रिक्स का फॉर्म है और ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा लेकिन आखिरी में जाते जाते आपको पता लग जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, तब तुम देखो इसमें जो आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, आई जेड जेड है, तो ये डायगोनल वाली टर्म्स है। तो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, ये सब क्या है अपनी डायगोनल वाली टर्म्स है और इनको बोला जाता है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बाकी की जो टर्म्स हैं जो कि ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स हैं जो कि हो जाएगी आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, तो ये सब क्या है ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स है। तो यहाँ पर आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, ये सब क्या है अपनी ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स हैं और इनको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया।
अब ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा शुरुआत में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगा। एक और चीज होती है, वो होती है अपनी प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? तो ये वो सेट ऑफ एक्सेस है, इन सेट ऑफ एक्सेस के अबाउट जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि 3x3 मैट्रिक्स वाले फॉर्म में था, ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? केवल डायगोनल वाली टर्म्स ही प्रेजेंट है, बाकी जो ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स है ना, वो जीरो हो चुकी है। मतलब ये कि केवल आई एक्स एक्स ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आई वाई वाई ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आई जेड जेड। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो सेट ऑफ एक्सेस जिनके अबाउट जो तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि 3x3 वाले मैट्रिक्स फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो उन सेट ऑफ एक्सेस को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस बोला जाता है। ठीक है, अब तुम देखो इस प्रिंसिपल एक्सेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? तो यहां पर तुम देखो, यहां पर केवल आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, तो ये अपने पास तीन ही टर्म्स आएंगी बेसिकली। तो ये जो तीनों जो एक्सेस है अपने पास, ये बेसिकली आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक तो ये प्रॉपर्टी है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल एक्सेस की, वही मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टी ये है कि ऑल सिमेट्रिक एक्सेस आर प्रिंसिपल एक्सेस, but all principal axes are not symmetric axis। मतलब कोई एक्सेस अगर सिमेट्रिक है तो प्रिंसिपल एक्सेस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस है तो उसको सिमेट्रिक होना कंपलसरी है। अब सिमेट्रिक एक्सेस अपन आसानी से ढूंढ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सिमेट्रिक एक्सेस ढूंढना। सिमेट्रिक एक्सेस अपन बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो एक बार अपन को सिमेट्रिक एक्सेस पता चल गई तो वो मतलब प्रिंसिपल एक्सेस है। अब बाकी की जो दो एक्सेस होंगी ना, वो क्या होंगी? उस प्रिंसिपल एक्सेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी इस प्रॉपर्टी से। तो बस अपन को सिमेट्रिक एक्सेस ढूंढना है, तो अपन को पता चल जाएगा कि वो एक प्रिंसिपल एक्सेस है। तो बाकी की जो दो प्रिंसिपल एक्सेस होंगी वो उस प्रिंसिपल एक्सेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। देखो इसका एक और जगह यूज है कि किसी भी आर्बिट्री एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना, तो उसमें भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो मैं कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम में उसका कोई भी काम नहीं है, तो इसलिए मैं वहां पर डिस्कस में कर नहीं रहा हूं। ठीक है, तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी है, एक ये वाली प्रॉपर्टी है। अब यूज क्या है वो अपन देखते हैं। तो जैसे सपोज अपने पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो तीन एक्सेस है ना, वो प्रिंसिपल एक्सेस है। मैं ये बेसिकली डिफाइन कर दे रहा हूं, ये तीनों एक्सेस क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस है। इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई एक्स एक्स है। इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वाई वाई है। इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जेड जेड है। ठीक है, जहां पर ये तीनों एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है? अपना पॉइंट ओ है। ठीक है भाई, मैंने डिफाइन कर दिया कि ये तीनों एक्सेस क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस है। अब तुम देखो, अगर मेरे को
पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इस रिजिड बॉडी का, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ओ। बस ये तीनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा एक्स एक्स। इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा वाई वाई। इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा जेड जेड। ठीक है भाई। अब तुम देखो जनरली जो होता है ना, अपन इसको आई एक्स एक्स ना बोल के आई एक्स ही बोलते हैं, जनरली बता रहा हूं मैं। इसको मैं क्या बोलूंगा? आई एक्स ही बोलूंगा। इसको मैं आई वाई ही बोलूंगा। इसको मैं आई जेड ही बोलूंगा। इसको मैं ओमेगा एक्स ही बोलूंगा। इसको मैं ओमेगा वाई ही बोलूंगा। इसको मैं ओमेगा जेड ही बोलूंगा। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? आई कैप। इसके अलोंग क्या होगा? जे कैप। इसके अलोंग क्या होगा? के कैप। मतलब मेरी जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, लेट्स सपोज दीज आर प्रिंसिपल एक्सिस, मैं मान रहा हूँ। तो पॉइंट ओ के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे लिखूंगा? तो वो लिखूंगा मैं आई एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड ओमेगा जेड के कैप। ठीक है। जैसे सपोज अगर ये अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस नहीं होती, कोई ये दूसरी एक्सिस होती, तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, जैसे सपोज वो अल्फा कैप है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है लेट सपोज वो बीटा कैप है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है लेट सपोज वो गामा कैप है। तो तुम इस रिजिड बॉडी का पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते? तो तुम लिखते फिर आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स एक्स अल्फा कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई वाई बीटा कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड जेड गामा कैप, ये लिखते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस ही तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस होंगी, कोई सी भी हो सकती है वो। एक और चीज है, चीज ये है कि मैं पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में इस रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी with respect to पॉइंट ओ, तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस नहीं होती, कोई आर्बिट्री होती, तो क्या लिखता मैं? हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई वाई ओमेगा वाई वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड जेड ओमेगा जेड जेड का होल स्क्वायर। तो पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीजें जो पढ़ी है ना, एक एग्जाम्पल में अपन यूज करते हैं, और जिस एग्जाम्पल में अपन यूज करेंगे ना, वो अपन ने एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये बातें सही है। कौन सा वाला एग्जाम्पल? ये वाला एग्जाम्पल, कि अपन उस वाले मेथड से इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे इस रॉड का। तो करते हैं। तो तुम देखो क्या थी सिचुएशन वो, कि अपने पास ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट ये
कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसका मास m है, लेंथ l है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो इस पॉइंट O के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला भी था कि जो मेरी सिमेट्रिक एक्सिस होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। क्या तुम्हें कहीं सिमेट्रिक एक्सिस नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, तुम्हें देखो। तुम्हारी जो ये वाली जो एक्सिस है, कौन सी वाली एक्सिस? तुम्हारी जो ये वाली जो एक्सिस है, देखो ये तुम्हारी सिमेट्रिक एक्सिस है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, तुम्हारा यूनिफॉर्म है। तो ये वाली जो एक्सिस है वो कैसी, तुम्हारी सिमेट्रिक एक्सिस है। मतलब इसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ये मेरी सिमेट्रिक एक्सिस है, तो किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। अब बाकी की जो दो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इसके क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो मेरे हिसाब से एक तो आ जाएगी ऐसे, और एक कैसे आ जाएगी, एक आ जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, एक है ऐसे, एक है ऐसे, और एक है ऐसे। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये वाली जो तुम्हारी एक्सेस है वो सिमेट्रिक नहीं है। ये वाली जो एक्सेस है तुम्हारी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल है। आ रहा समझ? ये वाली एक्सेस तुम्हारी सिमेट्रिक नहीं है, ये वाली एक्सेस तुम्हारी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक केवल ये वाली है, और प्रिंसिपल ये कंपलसरी होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक एक्सेस हरदम प्रिंसिपल एक्सेस होती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस हो वो तुम्हारी सिमेट्रिक एक्सेस हो। ठीक है, अब तुम देखो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो तुम्हारा पॉइंट ओ ही है, और पॉइंट ओ के अबाउट तुम्हें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो तुम देखो इस एक्सिस के अबाउट मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं अल्फा कैप। इस एक्सिस के अबाउट मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं बीटा कैप, और इस वाली एक्सिस के अबाउट मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं गामा कैप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम देखो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं आई अल्फा। तो आई अल्फा क्या होगा मेरा, आई अल्फा हो जाएगा बेसिकली 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 ही होगा। आई बीटा, तो आई बीटा कितना हो जाएगा, तो इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा ml²/3। आई गामा, तो आई गामा कितना होगा, तो आई गामा भी कितना हो जाएगा तुम्हारा ml²/3। अब तुम्हें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा अल्फा, ओमेगा बीटा, ओमेगा गामा। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब तुम देखो ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब मैं इस ओमेगा के कंपोनेंट कर रहा हूं, तो एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा जो कि हो जाएगा ओमेगा कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा जो कि हो जाएगा ओमेगा साइन थीटा। तो अल्फा कैप के अलोंग ओमेगा का क्या कंपोनेंट है, माइनस ओमेगा कॉस थीटा। अल्फा कैप के अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए तो क्या लिखूंगा इधर मैं, माइनस ओमेगा कॉस थीटा। ओमेगा बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन थीटा। और ओमेगा गामा कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा भाई 0, क्योंकि जो तुम्हारा नेट एंगुलर वेलोसिटी है रॉड का वो तो इस तरफ। अब इस वाली लाइन के अलोंग, मतलब गामा कैप के अलोंग इस ओमेगा का कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस वाली लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब तुम्हारा पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होगा तुम्हारा बेसिकली आई अल्फा ओमेगा अल्फा अल्फा कैप प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस आई गामा ओमेगा गामा गामा कैप। यही होगा तुम्हारा। अब तुम देखो तुम्हारा आई अल्फा कितना है, 0 है, तो ये वाला टर्म तो हो चुका है 0। तुम्हारा ओमेगा गामा कितना है, 0 है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो बचा क्या है तुम्हारे पास बेसिकली आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप। क्या होगा ये तुम्हारा, तो जो तुम्हारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई बीटा ओमेगा बीटा
बीटा कैप। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से ml²/3 ओमेगा साइन थीटा बीटा कैप। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ml²/3 साइन थीटा ओमेगा बीटा कैप। तो मतलब जो तुम्हारा पॉइंट O के रिस्पेक्ट में इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो बीटा कैप के अलोंग आ रहा है, और ये जो बीटा कैप है वो इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। आ रहा समझ? और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ml²/3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। क्या उधर भी यही आ रहा था क्या? मेरे हिसाब से तो यही आ रहा था, तुम देख सकते हो ml²/3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। और डायरेक्शन किधर थी तुम्हारी? डायरेक्शन तुम्हारी इस वाले रॉड के परपेंडिकुलर थी। मतलब जो जो चीजें अपन ने पढ़ी है वो सब चीजें क्या है? सही है। बस एक बात का ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस सही तरीके से चूज करना। ऐसा मत कर लेना इधर कि तुम ऐसे चूज कर लो, एक ऐसे है एक ऐसे है और एक बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर तुम नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो ये सब इधर वैलिड नहीं रहेगा। तो पहले तुम्हें सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढनी है। अगर तुम्हें सिमेट्रिक एक्सिस पता चल जाती है तो मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और बाकी की जो दो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो उस सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो ये अपन ने एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया है पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, और बिल्कुल सेम आ रहा है जो अपन ने उधर निकाला था। अब तुम देखो एक और चीज निकाल सकते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इस रॉड की पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। अब पॉइंट O देखो मूव तो कर नहीं रहा है, तो पॉइंट O के रिस्पेक्ट में निकालूं, या मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी बता दो इस रॉड की कितनी होगी, तो बात तो एक ही है ना भाई, पॉइंट O तो हरदम ही रेस्ट पर है, पॉइंट O मूव थोड़ी कर रहा है, तो भी निकाल लेते हैं। तो के ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, और पॉइंट O रेस्ट पर ही है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड अपन ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहे हैं। क्या आ गया ये? हाफ आई अल्फा ओमेगा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई बीटा ओमेगा बीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई गामा ओमेगा गामा का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि आई अल्फा कितना है? 0, तो ये 0 हो चुका है। मुझे पता है कि ओमेगा गामा कितना है? 0, तो ये भी 0 हो चुका है। तो बचा क्या है? हाफ आई बीटा ओमेगा बीटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये? हाफ इंटू आई बीटा कितना है? ml²/3, और ओमेगा बीटा क्या है अपने पास है? ओमेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या? काइनेटिक एनर्जी है इस रॉड की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे उस क्वेश्चन में यूज होंगे जिस क्वेश्चन, तो अभी बात चालू ही नहीं है अपनी, तो चलो उस क्वेश्चन को भी अपन अब सॉल्व करते हैं। चलो यार अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए, अभी तक तो अपन ने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास दो थिन सर्कुलर डिस्क है और मासेस गिवन है m एंड 4m। इसका मास m है, इसका मास 4m है, ठीक है भाई। इसका जो रेडियस है वो a गिवन है, इसका जो रेडियस है वो 2a गिवन है, ठीक है भाई। ये जो दोनों डिस्क है एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, और उस मासलेस रॉड का जो लेंथ है वो √24a के बराबर है, ठीक है भाई। और ये जो रॉड है वो दोनों डिस्क के सेंटर से पास कर रही है। या तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये वाली जो मासलेस रॉड है वो कॉमन एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, एक ही बात है। द असेंबली इज लेड ऑन अ फर्म एंड द फ्लैट सरफेस। ये एक फ्लैट सरफेस पर है, ये तुम्हारा एक फ्लैट सरफेस है, एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। ये जो तुम्हारी डिस्क है ना वो बेसिकली रोल हो रही है विदाउट स्लिपिंग, so that the angular speed about the axis of the rod is omega। तो इस रॉड के अबाउट ये बेसिकली ऐसे स्पिन कर रहा है, ठीक है, और एंगुलर स्पीड कितनी गिवन है? ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है ना वो बेसिकली ओमेगा एस वाला है, ठीक है, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी वाला है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट O इज एल वेक्टर। तो पॉइंट O के अबाउट इस पूरी असेंबली का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल वेक्टर है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है भाई, तो अपन को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले मैं डी ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन सबसे आसान ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद द एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। तो ये बोल रहा है कि पूरा जो असेंबली है ना वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, मतलब ये ओमेगा ओ की बात कर रहा है, और ओमेगा ओ का जो वैल्यू है वो ओमेगा एस बाय 5 के बराबर है। तो देखते हैं ये सही बात है कि नहीं है। तो तुम देखो, मैं एक डायग्राम लगाऊंगा आपके लिए ताकि आपको जो मोशन है बढ़िया तरीके से समझ आए। तो बेसिकली ये जो दोनों डिस्क है ना वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन भी कर रहा है, और ये जो पूरा सिस्टम है ना इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम भी रहा है। ठीक है, आ रहा समझ। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लिखा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, ये वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं एक लाइन के थ्रू जोड़ दूंगा तो वो लाइन कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो ये वाली लाइन कौन सी अपनी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है। ठीक बात है, ये मैंने समझा दिया था। अब तुम देखो, ये भी मैंने बताया था कि जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है इस पूरे रिजिड सिस्टम की वो इस एक्सिस के ही अलोंग होनी चाहिए। अब तुम देखो, जो तुम्हारी नेट एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे सपोज मैं इसको ओमेगा एस बोल रहा हूं और इसको मैं ओमेगा ओ बोल रहा हूं, तो जो तुम्हारा ओमेगा नेट है वो बेसिकली ओमेगा ओ और ओमेगा एस का वेक्टर समेशन ही तो होगा। सही बात है, ओमेगा ओ और ओमेगा एस का वेक्टर समेशन ही तो होगा। तो अब तुम देख सकते हो जो तुम्हारा ओमेगा एस है वो तुम्हारा ऐसे है, और जो तुम्हारा ओमेगा ओ है वो तुम्हारा ऐसे है। इनका जो रिजल्टेंट है वो इस वाली लाइन के अलोंग होना चाहिए, इनका जो रिजल्टेंट है वो इस वाली लाइन के अलोंग होना चाहिए। तो ये तुम्हारा ओमेगा नेट, ये तुम्हारा ओमेगा ओ, ये तुम्हारा ओमेगा एस। ये वाला एंगल थीटा मैं बोल रहा हूं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और तुम देखो ये वाली लेंथ अपने को ए गिवन है, ठीक है, ये वाली लेंथ अपने को एल गिवन है, ये वाली लेंथ भी एल ही गिवन है। गिवन भी नहीं होती तो प्रूव अपन कर लेती, ये एल के बराबर ही आती। और ये एल का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 24a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये वाली लेंथ तो निकाल ही सकता हूं, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 5a के बराबर आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 24a का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो ये किसके बराबर आएगा, 5a के बराबर आएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर ये राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर तुम्हारी साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही होगी वो तुम्हारी आएगी 1/5। तुम्हारे कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी तुम्हारी अंडर रूट ऑफ 24/5। ठीक है भाई। अब तुम देखो, मुझे पता है कि इसका और इसका जो वेक्टर समेशन है वो इस तरफ होना चाहिए, आ रहा समझ। तो मैं इस ओमेगा एस के कंपोनेंट कर रहा हूं, एक तो इस वाली लाइन के अलोंग और एक इस वाली लाइन के अलोंग। तो कर लेते हैं कंपोनेंट। तो ये क्या आएगा अपने पास, ये आएगा ओमेगा एस कॉस थीटा, और ये आएगा अपने पास ओमेगा एस साइन थीटा। तो जैसे कि मेरे को पता है कि जो मेरी नेट एंगुलर वेलोसिटी है वो इस वाली लाइन के अलोंग ही होनी चाहिए, तो मतलब इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर में कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट है इस वाले के अलोंग जो आ रहा है अपना, वो नेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो ओमेगा ओ है वो तुम्हारा ओमेगा एस साइन थीटा के बराबर है। ओमेगा एस मतलब ओमेगा ही है, साइन थीटा कितना अपने पास 1/5 है, तो कितना आ रहा है ये ओमेगा बाय 5 आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या है,
इस जेड एक्सिस के अबाउट इस पूरे रिजिड सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कितना आ रहा है, ओमेगा बाय 5 आ रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा ओमेगा नेट है वो कितना आ रहा है, तो ओमेगा नेट तो सिंपली अब तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा एस कॉस थीटा, मतलब ओमेगा इनटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 24/5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओमेगा नेट हो गया। ये तुम्हारी नेट एंगुलर वेलोसिटी है। डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इस स्टैंड पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन तो अपना हो चुका है। क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन डी तो करेक्ट है। ठीक है, और तुम देख लो यहां पर भी डी गिवन है, यहां पर भी डी गिवन है। तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, तो इस पूरी असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, और एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा बाय 5। ये अपन प्रूव कर चुके हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा जो अपन ऑप्शन देखेंगे वो ऑप्शन ए देखेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ द एल वेक्टर इज 55 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो देखते हैं यार ये वाला सही है कि गलत है। तो अब तुम देखो, अब तुम देखो, मुझे ये पता है कि ये वाली जो लाइन है ये अपनी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहता हूं। किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना चाहता हूं मैं, पॉइंट ओ के अबाउट फाइंड करना चाहता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहता हूं पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। अब तुम देखो, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहता हूं पॉइंट ओ के अबाउट, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा नेट वेक्टर, जो कि अपना इधर आ रहा था, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। ऐसे में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। ये कब हो सकता था, जब तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता, सिमेट्रिक होता। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, करते हैं यार, करने में क्या दिक्कत है। तो तुम देखो अपन ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अपन ने इस वाले केस में फाइंड आउट करा था। किस वाले केस में, इस वाले केस में फाइंड आउट करा था। तो यही तरकीब उधर भी मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, तो सबसे पहला मेरा काम होगा सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढना, क्योंकि एक बार मेरे को सिमेट्रिक एक्सिस पता चल गई तो वो वाली एक्सिस मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो मेरे हिसाब से तुम देख सकते हो, तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है वो अपनी सिमेट्रिक एक्सिस है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक एक्सिस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस तो होगी ही। तो बाकी की जो दो बची हुई प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एक अपन मान लेते हैं ऐसे, और एक अपन मान लेते हैं बाहर की तरफ है। ठीक है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं लिख रहा हूं अल्फा कैप। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं लिख रहा हूं बीटा कैप। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं लिख रहा हूं गामा कैप। ठीक है, अब तुम देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, इसमें तो कोई शक बात है ही नहीं। अब मैं पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से पॉइंट ओ के अबाउट अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं
आई एल्फा ओमेगा एल्फा एल्फा कैप प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस आई गामा ओमेगा गामा गामा कैप। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वही तो कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले अपन आई वाली टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई एल्फा कितना होगा, मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास एम ए स्क्वायर बाई टू। भाई कोई भी सर्कुलर डिस्क होती है, अगर कोई एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। तो वही तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से अपन ने लिख लिया है, मासलेस रॉड की वजह से तो कुछ होगा नहीं। इसकी वजह से कितना हो जाएगा 4m 2a का होल स्क्वायर बाई टू। कितना आ रहा है ये आ रहा है एम ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जा रहा है बेसिकली 8m स्क्वायर। तो ये आ रहा अपने पास है 17m स्क्वायर बाय 2। ठीक है भाई, चलो ओमेगा वाली टर्म्स भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं साथ में ही, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा। तुम देखो जो तुम्हारा नेट एंगुलर वेलोसिटी है इस पूरी रिजिड बॉडी का, वो तुम्हारा इस वाली लाइन के अलोंग ही होगा। ये तुम्हारा ओमेगा नेट है, और ये ओमेगा नेट का वैल्यू कितना था तुम्हारा, ओमेगा कॉस थीटा के बराबर था। ये अपन ने देख ही लिया था, तुम्हारा जो ओमेगा नेट था वो ओमेगा कॉस थीटा के बराबर था, मतलब ओमेगा एस कॉस थीटा के बराबर था, और कॉस थीटा की वैल्यू भी अपने को पता है। तो ये अपने पास नेट एंगुलर वेलोसिटी है। तब तुम देखो मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, तो एक कंपोनेंट तो अल्फा कैप के अलाउ और एक कंपोनेंट बीटा कैप के अलाउ। गामा कैप के अलाउ कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा गामा कैप के अलाउ कोई भी कंपोनेंट, क्योंकि गामा कैप जो है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं कि ओमेगा गामा कितना होगा, 0 होगा। ओमेगा अल्फा कितना होगा, ओमेगा अल्फा हो जाएगा मेरे हिसाब से ओमेगा नेट कॉस थीटा, मतलब ओमेगा नेट कितना है, ओमेगा कॉस थीटा है, एक और बार कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया है। ओमेगा बीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा बीटा हो जाएगा ओमेगा नेट साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा ये ओमेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, अब मैंने एंगुलर वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट करी है, जानबूझ के कैलकुलेट करी है पहले, ताकि मेरे को एक आई की टर्म कम कैलकुलेट करनी पड़े। मुझे पता चल गया कि ओमेगा गामा कितना है, 0 है। अगर ओमेगा गामा 0 है तो क्या मेरे को आई गामा कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, जरूरत है ही नहीं भाई, क्योंकि ओमेगा गामा 0 है। आई गामा की वैल्यू कुछ भी हो, इनका जो प्रोडक्ट है वो तो 0 ही आएगा ना। तो आई गामा नो नीड टू नो। सही बात है। चलो आई बीटा तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो आई बीटा तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो अपने पास जो आई बीटा है वो क्या होगा, तो तुम देखो मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले अपन इस वाली डिस्क के कारण लिख लेते हैं। तो तुम देखो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस डिस्क का वो क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 4। ये तुम्हें पता होगा भी, तो हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 4। फिर अपन क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, और इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना की कोशिश करूंगा। तो एक तो एम ए स्क्वायर बाय 4 हो गया प्लस एम एल स्क्वायर, तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क के कारण अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। तो क्या होगा वो एम एल स्क्वायर। ठीक है, मासलेस रॉड की वजह से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो मासलेस है। इस वाली डिस्क की वजह से इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अपन ये वाली एक्सिस बनाते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट तो क्या हो जाएगा बेसिकली 4m 2a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, फिर
पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैं यूज कर लूंगा और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया निकाल लूंगा। तो पहले तो 4m 2a का होल स्क्वायर बाय 4, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर ली, तो मास तो है 4m और दूरी कितनी है इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के बीच में, तो वो है 2l, तो 2l का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, आई बीटा आ रहा है। तो चलो फिर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आई बीटा जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है एम ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस 4m 2a का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 4m 2l का होल स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल को लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 24a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपने पास 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m और हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 24a का होल स्क्वायर। तो यार अपने पास एम ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 24m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 16 इंटू 24m स्क्वायर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से ही, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1649 एम ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अपन अब पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या था वो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, आई एल्फा ओमेगा एल्फा एल्फा कैप प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस आई गामा ओमेगा गामा गामा कैप। तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ओमेगा गामा कितना है, जीरो है। आई अल्फा कितना आ रहा है, तो आई अल्फा जो अपने पास आया था वो आया था अपने पास 17 एम ए स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा अल्फा कितना है, ओमेगा अल्फा अपने पास आया था ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया था अपने पास ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई बीटा कितना अपने पास, आई बीटा अपने पास है 1649 एम ए स्क्वायर बाय 4 और ओमेगा बीटा कितना आया था, तो ओमेगा बीटा शायद मेरे पास आया था ओमेगा कॉस थीटा साइन थीटा। सही है, तो ये अपने पास आया था ओमेगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कर लेते हैं एक बार पुट। हाँ अरे एक चीज तो लगाना भूल ही गया, अल्फा कैप इधर लगाएंगे, बीटा कैप इधर लगाएंगे। तो क्या रहा है, 17 एम ए स्क्वायर बाय 2 ओमेगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, कॉस थीटा का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 24/5, साइन थीटा का वैल्यू है 1/5। तो आ जाएगा मेरे हिसाब से ये अंडर रूट ऑफ 24/5 का होल स्क्वायर अल्फा कैप प्लस ये आ जाएगा अपने पास 1649 एम ए स्क्वायर 4 इंटू ओमेगा कॉस थीटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 24/5 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/5 बीटा कैप। तो ये अपने पास एंगुलर मोमेंटम आ रहा है पॉइंट ओ के अबाउट इस रिजिड बॉडी का। ठीक है भाई, लेकिन अपने को तो कैलकुलेट क्या करना है उस ऑप्शन में, अपने को तो कैलकुलेट करना है कि जेड कंपोनेंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम क्या है। मैंने डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं मान लिया, मैंने डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं मान ली कि एक ऐसे मान लूं एक ऐसे मान लूं और एक बाहर की तरफ मान लूं। मैंने डायरेक्टली इसलिए ऐसे नहीं मानी क्योंकि इसमें मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे मैं बोल नहीं सकता ना डायरेक्टली, क्योंकि सबसे पहले मेरे को सिमेट्रिक एक्सिस फाइंड करनी होती है और इनमें से एक भी एक्सिस तुम्हारी सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है। लेकिन मुझे पता चल गया कि पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है, लेकिन मेरे को तो जेड कंपोनेंट के अलोंग चाहिए, तो पॉइंट ओ के अबाउट मेरे को मिल गया। ठीक है, तो उसका जो कंपोनेंट आ रहा होगा जेड कंपोनेंट के अलोंग वही क्या हो जाएगा मेरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ द एल वेक्टर। आ रहा है समझ।
क्योंकि एल वेक्टर क्या था तुम्हारा, पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो करते हैं यार अब इसको भी सॉल्व। तो अब तुम देखो, ये तुम्हारा जेड कैप है, ये तुम्हारा अल्फा कैप था ऐसे, और ये तुम्हारा ऐसे बीटा कैप है। ये जेड कैप, ये बीटा कैप, ये अल्फा कैप। गामा कैप मैं बना नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है पॉइंट ओ के अबाउट। अब तुम देखो, ये वाला जो एंगल था वो थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो एल ओ वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए जेड कैप के अलोंग, तो वो मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एल जेड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा मेरे हिसाब से एल बीटा कॉस थीटा माइनस एल एल्फा साइन थीटा। इसका स्केलम कंपोनेंट, इसका स्केलम कंपोनेंट, और इनका जो रिजल्टेंट होगा जो कि जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा वही अपना एल जेड होगा, जो कि अपने को निकालना है। तो निकालने की कोशिश करते हैं। एल बीटा का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो मेरा एल बीटा ही रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो टर्म है वो मेरा एल एल्फा ही रिप्रेजेंट करता है। तो करने की कोशिश करते हैं यार। तो एल बीटा अपने पास है 1649/4 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ 24/25। एक और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये तो एल बीटा की वैल्यू है, कॉस्ट थीटा की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ 24/5 माइनस एल अल्फा की वैल्यू कितनी है, एल अल्फा की वैल्यू है 17 ma स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं एक बार, इंटू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ सॉरी 24/25। सही है, एक बार देख लो अल्फा की वैल्यू है, हाँ 24/25 बिल्कुल सही है। इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। जब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो ये आएगा, देखो ये आएगा 9894 ma स्क्वायर ओमेगा बाय 125 माइनस 204 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 125। तो ये आ रहा है अपने पास 77.52 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये अपने पास जेड कैप के अलोंग एलो वेक्टर आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो यार बाकी के दो ऑप्शन भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहले अपन ऑप्शन सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अपन को सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में। तो करने की कोशिश करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पूरे रिजिड सिस्टम का किधर है। तो तुम देखो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सिमेट्रिक है, और अपन को पता है कि जो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो इस एक्सिस पर ही लाई करेगा। क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है।
अब तुम देखो ये वाली जो डिस्क अपन को दे रखी है वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की दे रखी है, ये वाली भी डिस्क अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो इस डिस्क का सारा मास मैं इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर पड़ा हुआ मान सकता हूं, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगा। तो सारा का सारा मास मैं इस पॉइंट पर पड़ा हुआ मान सकता हूं, और मास कितना था, m था। तुम देखो ये भी अपने पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो यहां का भी मैं सारा का सारा मास इस डिस्क का इस पॉइंट पर पड़ा हुआ मान सकता हूं, मतलब इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर पड़ा हुआ मान सकता हूं। तो सारा का सारा मास मैंने यहां पर पड़ा हुआ मान लिया। इनकी बीच की दूरी कितनी है, l है। अब अपन को पता है कि जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां से 4l/5 की दूरी पर होगा, और यहां से l/5 की दूरी पर होगा। भाई ये 4l/5 और ये l/5 कैसे निकाल रहे हैं अपन, तो तुम देखो जो तुम्हारा मास मूवमेंट होना चाहिए वो तुम्हारा बराबर होना चाहिए। तो देखो m इंटू 4l/5 बराबर 4m इंटू l/5। तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, मतलब सारा का सारा मास मैं इस पूरे रिजिड सिस्टम का यहाँ पर पड़ा हुआ मान सकता हूँ। और मास कितना होगा पूरे इस रिजिड सिस्टम का, 5m होगा। अब मासलेस रॉड को तो इंक्लूड करना नहीं था, तो इसलिए मैंने उसकी बात करी नहीं है। अब तुम देखो ये तुम्हारा पॉइंट O था, तो सेंटर ऑफ मास की पॉइंट O से दूरी कितनी हो जाएगी, तो अपन को पता है ये कितना है, ये l है, ये कितना है 4l/5 है, तो दूरी कितनी हो गई है l प्लस 4l/5, मतलब कितना हो गया ये 9l/5। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ मास और पॉइंट O की बीच की दूरी कितनी हुई है 9l/5। अब अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा, तो इस पूरे रिजिड सिस्टम का जो मास है वो कितना है 5m होगा। यहां पर मैं लिखूंगा r वेक्टर क्रॉस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर। अब यहां पर ये r वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r वेक्टर बेसिकली ये है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर होगा। देखो ये तुम्हारा r वेक्टर है, और VCM वेक्टर क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी बात करी जा रही है। अब अपन को यह निकालना है कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी कितना होगा और किधर होगा। तो याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 1, मैंने तुम्हें वेलोसिटी निकालने का या स्पीड निकालने का तरीका बताया था, ये रहा वो तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अब अपन को पता है कि ये वाला जो लाइन है वो अपना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला लाइन है। ठीक है, और अपने पास जो नेट एंगुलर वेलोसिटी है इस पूरे रिजिड सिस्टम की वो इस तरफ है, और वो कितनी है, वो अपनी है ओमेगा कॉस थीटा के बराबर, मतलब ओमेगा √24/5 के बराबर। ये अपने पूरे रिजिड सिस्टम की नेट एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है भाई, अब मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इस वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी ये मैं निकालने की कोशिश करता हूं। तो तुम देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है 9l/5 है, मैंने बता दिया था। ये वाला एंगल थीटा है, तो मेरे को पता है ये वाली लेंथ कितनी आएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है मैंने, तो ये वाली लेंथ मेरे हिसाब से आएगी 9l/5 साइन थीटा। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ रही होगी अपने पास 9l/5 साइन थीटा। तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा वो बेसिकली 9l/5 साइन थीटा इंटू ओमेगा नेट, और ओमेगा नेट क्या होगा मेरा ओमेगा कॉस थीटा के बराबर। मतलब मेरे को सेंटर ऑफ मास की स्पीड मिल चुकी है।
अब ये सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो किधर होगा, ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब तुम देखो, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो कैसे लिखता मैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो कैसे लिखता, ओमेगा नेट वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इसमें जो है आर वेक्टर ले रहा हूं ना, वो ये वाला वेक्टर है बेसिकली, ये वाला वेक्टर है, आ रहा समझ, ये तुम्हारा आर वेक्टर है। तो ओमेगा नेट वेक्टर तुम्हारा इस तरफ है, आर वेक्टर तुम्हारा इस तरफ है। तो ओमेगा नेट वेक्टर ऐसा है, आर वेक्टर ऐसा है, तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसे आना चाहिए। अब तुम देखो, ये जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर है ना, वो तुम्हारा इस वाली लाइन के तो परपेंडिकुलर है ही, मुझे पता है भाई, वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर तो होगा ही। वो तुम्हारा इस वाली लाइन की भी परपेंडिकुलर है, किस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के भी। ये कैसे बोल पा रहा हूं मैं, तुम देखो, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा ये वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास वाला वेक्टर है, वो तुम्हारा प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर और ओमेगा नेट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो तुम देखो, इस प्लेन में ये वाली लाइन भी तो आएगी, इस प्लेन में ये वाली लाइन भी तो आएगी, तो ये पूरा एक प्लेन है। तो जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वाला वेक्टर है, जो कि ऐसे आ रहा था, वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर था, इसके भी परपेंडिकुलर था, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, मतलब वो इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ रहा है समझ। ठीक है, तो वीसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो वीसीएम कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है अपने पास 9L/5 साइन थीटा इंटू ओमेगा कॉस थीटा। क्या आएगा अपने पास, 9/5, एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 24a, साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/5 इंटू ओमेगा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 24/5। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा होगा 24 × 9। तो 24 × 9 कितना होता है भाई, 24 × 9, तो ये होता है 216। तो ये आ रहा है अपने पास 216 ए ओमेगा अपॉन 125। ये अपने पास सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को तो फाइंड क्या करना था, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में। तो फाइंड करने की अपन कोशिश करते हैं। अब तुम देखो इधर, मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5m इंटू आर इंटू VCM इंटू साइन। साइन के बाद क्या आएगा, बेसिकली आर वेक्टर और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो मैंने बता दिया था कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वाला जो वेक्टर आ रहा है, वो इस वाली लाइन की भी परपेंडिकुलर है, मतलब आर वेक्टर और VCM वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, पर 90। तो बेसिकली अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 5m इंटू आर इंटू VCM, और आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9L/5 के बराबर होगी। निकालने की कोशिश करते हैं। एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, जो कि कितना है अपने पास 5m इंटू आर इंटू VCM। तो 5m, आर की वैल्यू कितनी है 9/5 इंटू एल, और VCM की वैल्यू कितनी आई है 216 ए ओमेगा अपॉन 125। एक 5 से 5 निपटा, क्या आएगा m इंटू 9 इंटू एल का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट ऑफ 24a इंटू 216 ए ओमेगा अपॉन 125। तो कितना आ रहा है ये आएगा आपका 1944 अंडर रूट ऑफ 24 ma² ओमेगा बाय 125। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 76.18 ma² इंटू ओमेगा। ये तुम्हारा है सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ।
ऑप्शन में क्या गिवन है? ऑप्शन में गिवन है 81 ma² इंटू ओमेगा। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। चलो इसका बी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 ma² ओमेगा/2। तो चलो करते हैं। तो बेसिकली अपन ने कोई एक ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास से अटैच कर दिया है, तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पूरे रिजिड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को ये तो पता ही है कि जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो यहां से 4l/5 पर है और यहां से l/5 पर है। ठीक है भाई। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे इस पूरे रिजिड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो करते हैं यार वही तरीका जैसे अपन ने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करा था, तो सिमिलरली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी अपन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को एक सिमेट्रिक एक्सिस वाली लाइन ढूंढनी है। अगर अपन को पता चल जाएगा तो वो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और बाकी जो दो एक्सिस होंगी वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो एक्सिस है वो अपनी सिमेट्रिक एक्सिस है और इस पॉइंट से पास कर भी रही है, तो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और बाकी की दो एक्सिस क्या हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। तो एक तो मैं ये ले लेता हूँ और एक मैं बाहर की तरफ आती हुई ले लेता हूँ। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो अल्फा कैप, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो बीटा कैप और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो अपना गामा कैप। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में L विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा अपना? ये हो जाएगा सिंपली अपना I अल्फा ओमेगा अल्फा अल्फा कैप प्लस I बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस I गामा ओमेगा गामा गामा कैप। सही बात है। अब तुम देखो I अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आता है वो? 17 ma²/2। तो I अल्फा का वैल्यू अपने को पता है जो कि कितना आता है? 17 ma²/2। बाकी ये ओमेगा अल्फा ओमेगा बीटा और ओमेगा गामा भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। भाई याद करो ये सब कैलकुलेट कर तो था भाई। अल्फा कैप बीटा कैप और जो अपना गामा कैप है तो यूनिट वेक्टर तो सेम ही है ना, तो ओमेगा तो सेम ही आएगा ना। बेसिकली चेंज किधर होगा? चेंज अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होगा। अब आई अल्फा में चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम देखो एक्सिस तो सेम ही है ना ये वाली। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो 17 ma²/2 ही होगा। तुम्हारा जो चेंज होगा ना बेसिकली वो तुम्हारा चेंज होगा एक तो आई बीटा और एक आई गामा। मुझे पता है कि आई गामा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत? क्योंकि ओमेगा गामा 0 आ रहा हो। तो यहां पर तुम्हारा केवल आई बीटा ही चेंज होगा। तो तुम देखो ओमेगा अल्फा कितना है? ओमेगा cos² थीटा। ओमेगा बीटा कितना है? ओमेगा cos थीटा sin थीटा। और ओमेगा गामा कितना है? 0 है। तो लिख लेते हैं इनको भी। तो ओमेगा अल्फा है तुम्हारा ओमेगा cos² थीटा। ओमेगा बीटा है तुम्हारा ओमेगा cos थीटा sin थीटा। और ओमेगा गामा कितना है तुम्हारा? 0 है। और आई गामा नो नीड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू कैलकुलेट। बस अपन को कैलकुलेट करने की जो जरूरत है ना वो आई बीटा कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो करते हैं यार। तो तुम देखो इस वाली एक्सिस के अबाउट
इस डिस्क का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, वो ma²/4। फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल लूंगा। तो अपन आई बीटा निकालते हैं। तो पहले तो इसकी वजह से निकाल लेते हैं, कितना आएगा ma²/4 प्लस m, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है 4l/5, तो 4l/5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस डिस्क की वजह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। रॉड की वजह से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि रॉड क्या मासलेस है। इस डिस्क की वजह से भी निकाल लेते हैं। तो अपन को पता है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा 4m 2a का होल स्क्वायर बाय 4। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके मैं इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल लूंगा। तो पहले तो 4m 2a का होल स्क्वायर बाय 4, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज कर लेता हूँ 4m, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है l/5 है, तो l/5 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या रहा है आई बीटा आ रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं आई बीटा। तो आई बीटा कितना आ रहा है अपने पास ma²/4 प्लस m 4l/5 का होल स्क्वायर प्लस 4m 2a का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 4m l/5 का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या रहा है आई बीटा आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर l का वैल्यू तुम √24a पुट करना। तो सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आई बीटा आएगा वो आएगा तुम्हारा 2345 ma²/100। एल का वैल्यू पुट कर लेना, तुम्हारा जो आई बीटा का वैल्यू आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो अब तुम देखो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू cm, ये कितना होगा अपने पास आई एल्फा ओमेगा एल्फा एल्फा कैप प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस आई गामा ओमेगा गामा गामा कैप। तो यहां पर तुम देखो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0। आई एल्फा कितना अपने पास, आई एल्फा अपने पास था 17 ma²/2 और ओमेगा अल्फा कितना था ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा एल्फा कैप प्लस आई बीटा कितना था, आई बीटा था अपने पास 2345 ma²/100 और ओमेगा बीटा कितना है ओमेगा कॉस थीटा साइन थीटा बीटा कैप। तो बस अपन को पता है कि कॉस थीटा कितना था, कॉस थीटा अपने पास था √24/5, साइन थीटा कितना था 1/5। तो 17 ma²/2 इंटू ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/25 अल्फा कैप प्लस ये हो जाएगा 2345 ma²/100 ओमेगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √24/5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/5 बीटा कैप। तो ये अपने पास जो सॉल्व करके आएगा ना ये आएगा अपने पास 8.16 ma² इंटू ओमेगा अल्फा कैप प्लस 4.59 ma² इंटू ओमेगा बीटा कैप। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं कि ये वैल्यू में है कितना, तो ये वैल्यू में कितना होगा, ये होगा √8.16 का होल स्क्वायर प्लस 4.59 का होल स्क्वायर और बाहर में लिख दूंगा ma² इंटू ओमेगा। तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी तुम्हारे पास 9.36 ma² इंटू ओमेगा। तो ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है इस पूरे रिजिड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ठीक है, और इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है बेसिकली ये 8.5 ma² इंटू ओमेगा और आ कितना रहा है 9.36 ma² इंटू ओमेगा। तो मतलब तुम देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो गलत होना चाहिए
लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, इन्होंने दो आंसर कंसिडर करे थे, क्या तो बी और डी टिक करो तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, या केवल डी टिक करो तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये बी सही कैसे है भाई, यही तो मेन बात है। तो याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या बताया था कि सीएम फ्रेम को तुम ट्रांसलेटरी फ्रेम मानोगे तो अलग तरीके से ट्रीट होगा, सीएम फ्रेम को तुम रोटेटरी फ्रेम मानोगे तो अलग तरीके से ट्रीट होगा। अब यहां पर जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना, यहां पर जो मैंने ये कैलकुलेशन करी है ना, तो यहां पर मैंने सीएम फ्रेम को ट्रांसलेटरी फ्रेम माना है, रोटेटरी फ्रेम नहीं माना है। ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है, ये जब सीएम फ्रेम कैसा हो तुम्हारा, ट्रांसलेटरी फ्रेम, और जैसे कुछ बोला नहीं गया था तो सीएम फ्रेम को अपन ट्रांसलेटरी फ्रेम ही मानेंगे, क्योंकि सीएम फ्रेम बेसिकली एक पॉइंट ही तो होगा और पॉइंट कभी भी रोटेट नहीं करता है। तो यहां पर सीएम फ्रेम को अपन ट्रांसलेटरी फ्रेम ही मानेंगे। आ रहा समझ? अब ये वाला आंसर कैसे आएगा वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम देखो, इस वाला आंसर को लाने के लिए इन्होंने क्या करा, मतलब ये माना कि जो तुम्हारा ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ है ना, तो वो बेसिकली इस, मतलब ये जो ओमेगा ओ अपने पास आ रहा था ना, जो कि ओमेगा बाई 5 के बराबर था, तो इस एंगुलर स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। मतलब जो तुम सीएम फ्रेम पर ऑब्जर्वर को बैठा रहे हो ना, वो एक रोटेटरी फ्रेम है और उसका एंगुलर स्पीड इसके बराबर है। तो अगर मैं उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूंगा ना, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो तो नलीफाई हो जाएगा, जैसे अपन ने इधर करा था। भाई अगर ये रोटेटरी फ्रेम हो गया तो जो तुम्हारा ओमेगा का जो इफेक्ट है ना वो तो नलीफाई हो जाएगा ना। तो सिमिलरली अगर तुम्हारा जो सीएम फ्रेम पर जो बैठा हुआ है, अगर उसके पास जो एंगुलर स्पीड है वो इसके बराबर होगी, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो तो नलीफाई हो जाएगा ना। तो केवल कौन बचेगा, केवल तुम्हारा ये वाला बचेगा, स्पिन वाला। तो एक तरीके से उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा जो रिजिड सिस्टम है ना, वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है और उसका एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा के बराबर है। तो एक तरीके से प्योर रोटेशन है। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। और तुम्हें सीएम फ्रेम के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था, और ये जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है ना, वो इस एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। अगर ये इस एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो मैं डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कितना है 17m²/2 इंटू ओमेगा। कौन सा ओमेगा, ये वाला ओमेगा। भाई याद करो ना, अगर तुम्हारा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर सिमेट्रिक हो तो इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट में कोई से भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करूं तो मेरा एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, आई अबाउट दिस एक्सिस इंटू ओमेगा। बस प्योर रोटेशन होना चाहिए। तो उस रोटेटरी फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो यहां पर तो प्योर रोटेशन है ना, बस बस ऐसे तो घूम रहा है। तो इसलिए इन्होंने ये वाला आंसर भी कंसिडर कर लिया था। होना ये गलत चीज है लेकिन इन्होंने कंसिडर कर लिया था। तो इसने बोला कि क्या तो तुम बी और डी मार्क कर दो या केवल डी मार्क कर दो। तो जो बी और डी मार्क कर रहे हैं तो बी सही क्यों है, क्योंकि रोटेटरी फ्रेम मान रहे हो। ठीक है, जो केवल डी मार्क कर रहे हैं तो बी गलत क्यों है, क्योंकि वो ट्रांसलेटरी फ्रेम मान रहे हैं। आ रहा है समझ? तो इसलिए आंसर इसके बी डी या केवल डी था। तो ये होता है अपना क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूं, इसमें पूछना क्या चाहता हूं बताता हूं। तुम देखो, तुम्हारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलर रोटेशन वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, ये समय के साथ बदल रहा है। बट पहले ऐसा था, कुछ देर के बाद ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो मतलब जो तुम्हारी नेट एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, वो भी तुम्हारा बदल रहा है। अगर वो बदल रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस पूरे रिजिड सिस्टम के पास क्या होना चाहिए, एंगुलर एस्केलेशन होना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये एंगुलर एस्केलेशन क्या होगा। तो ये होमवर्क है, अगर मैं डिस्कस करूंगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा वीडियो, उसके लिए मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो एक होमवर्क तो ये है
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड सिस्टम। ठीक है, ये पहला होमवर्क। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर वो सब बातें तुमने ढंग से समझोगी ना तो ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो जिसने ये वीडियो पूरा देखा होगा ना उसको पता लग गया होगा कि ये सबसे टफेस्ट सवाल है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। और मैं अश्योर हूँ कि जो जो बच्चा अंत तक पहुंचा है तो उसने वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखा होगा और उसने बहुत सारी नई नई बातें सीखी होगी। थैंक यू।